हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन वन शॉट। देखिए हर एक चैप्टर अलग अलग होता है तो उसकी अप्रोच भी डिफरेंट होनी चाहिए ना। हर एक आप सेम स्टिक से आप सबको मेजर नहीं कर सकते। आज के चैप्टर में हमने क्या चेंज किया है, हम चाहते हैं कि आज आप थोड़ा आप सेट बैक करें, रिलैक्स करें, ठीक है, और चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान दें एज कंपेयर टू लिखने के लिए। हम ये चाहते हैं क्लास फिनिश हो, उसके बाद आप हमारी ऐप में जाएं, नोट्स जो हमने लिख रखे हैं उनको आप डाउनलोड करें और एज इट इज उसी को अपनी फाइनल रिवीजन के लिए रख लें। ठीक है, वी हैव मेटिकुलसली planned this chapter by keeping NCERT in mind. As you know, we are studying in organic chemistry. ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे बोलते हैं। आज मैंने भी अपना जो लिखने का काम है वो जानबूझ के पहले इसी कारण कर लिया कि आपका टाइम बचे आपके लिए। यार राइट नाउ टाइम ही सब कुछ है बस। ठीक है, चाहते हैं स्पीड जो है, चाहे आप लेक्चर की बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं तो मेरे साथ साथ धीरे धीरे समझते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं उन एलिमेंट्स को जिनका डी सबशेल जो होगा या तो एलिमेंट स्टेट में या आयनिक स्टेट में क्या होगा, पार्शली फिल्ड। क्या होगा? पार्शली फिल्ड, यानी कि फुल्ली फिल्ड नहीं होगा। D10 नहीं होना चाहिए, D1 से लेके D9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं आप? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतना बेसिक सी बात है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। क्या आपको पता है जिंक का 3D सबशेल फुली फिल्ड होती है, 3D10। कैडमियम की भी 4D10 फुली फिल्ड होती है, मरकरी की भी 5D10 फुली फिल्ड होती है। इसी कारण इन तीनों को हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, बट मजबूरी है कि वो डी ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं और उनको स्टडी वहां पे करना है, बट इनको हम जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसीडर करते। क्यों? कारण बता ही दिए कि इनका डी सबशेल क्या होगा, फुली फिल्ड। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या आना चाहिए? डी सबशेल क्या आना चाहिए? पार्शली फिल्ड। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 तरह की सीरीज होती है। एक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। 4D सीरीज यट्रियम से स्टार्ट करके कैडमियम तक, लैंथेनम से स्टार्ट करके मरकरी तक। और जो 6D सीरीज है रेडियो एक्टिव है, हालांकि ये भी कॉपरनीशियम वगैरह पे खत्म हो रही है, बट let's talk about something which is relevant. Let's not get into those things which is irrelevant. कराने को चैप्टर जो है मतलब कि आप पढ़ाते रहेंगे 14-15 घंटे तब भी खत्म नहीं होने वाला, बट हमें तो मकसद है 1 month is left. Let's talk about the chapter in a nutshell, but covering all the important things and leaving all the irrelevant things. ठीक है, तो 4 तरह की 3D सीरीज डी सीरीज होती है। एक 3D, 4D, 5D, 6D। 3D सीरीज का मतलब है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबशेल में जा रहा है। 4D का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबशेल में जा रहा है। 5D का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सबशेल में जा रहा है। और 6D का मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D सबशेल में जा रहा है। 6D वाली सारी रेडियो एक्टिव है, बात नहीं करेंगे उसके बारे में। ये सीरीज आपको याद भी करनी है, 3D में कौन है, 4D में कौन है, 5D में। अच्छा एक और चीज बता दूं, फिर वो आगे टाइम नहीं मिल पाएगा बताने का। जैसे आपको जिंक के नीचे कैडमियम आता है, कैडमियम के नीचे मरकरी आता है। 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा 21 से लेके 30 तक। ठीक है, 3D से अगर 4D जाना है तो 18 एटॉमिक नंबर ऐड कर दीजिएगा, 18 ऐड कर दीजिएगा। जैसे इसका 30, इसके बारे में पता करना है तो दैट इज 18 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 48। और अगर 4D से 5D में जाना है, ये रहा 3D, 4D, 5D। ठीक है, और अगर आपको 4D से 5D में जाना है, ठीक है, तो 32 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 48 में 32 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 80। एक और एग्जांपल कर ले, जैसे ये देखिए, आप ये रख लो Mn TcR। Mn का तो याद करना है, मैंने बोला है 3D सीरीज में है 25 आएगा। अगर कोई पूछ ले TC का बताओ, 18 ऐड कर दो,
और अगर कोई पूछ ले आर का बताओ तो दैट इज कितना 32 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 75। हालांकि एटॉमिक नंबर आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आज हम क्वेश्चंस करेंगे भी PYQs में, उसमें गिवन होगा, बट फिर भी एक अपनी रेफरेंस के लिए भी पता होना चाहिए। ठीक है, बस ये बात का ख्याल रखिएगा। स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर भी 18 और यहां पर भी आप क्या करेंगे, दैट इज 18 ही करेंगे। ठीक है, इन तीनों के केस में। बाकी 3D से 4D 18, 4D से 5D 32। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3D सीरीज याद करनी है, 4D सीरीज याद करनी है, 5D सीरीज याद करनी है, 6D रेडियो एक्टिव है, छोड़ दो। 3D सीरीज कैसे याद करेंगे, यहां पर लिखी हुई है हमने सारी 3D सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, मैंने ऐसा निमोनिक जो है वो बुक से लिख रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन निमोनिक है। जानबूझ के कोई अपने लिए अपना नया निमोनिक नहीं बनाया, क्योंकि आप में से बहुतों ने ये कॉमन निमोनिक याद कर रखा होगा, या इसको किसी भी अगर निमोनिक से आपने याद कर रखा होगा उससे भी काम चल जाएगा, बट हाँ करना जरूर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज शक्ति, विक्रम। शक्ति में ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। शक्ति और विक्रम क्या है, पैंकू। पैंकू समझते हैं ना, और जो बड़ी बड़ी डींके हाँकता है ना। ठीक है, और एक और है दैट इज निक्कू। ठीक है, निक्कू जी उससे भी बड़ा। ठीक है, ये तो है ही फैंकू, जो उनमें से निक्कू है वो उनसे भी बड़ा फैंकू। ठीक है, ये रही 3D सीरीज। किसी और निमोनिक से कर रखा होगा, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4D सीरीज, ठीक है, ये ट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, ये जान नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो कर पुकारेगी आज चांद को। पढ़ लो, नहीं तो ऐसा ही होना फिर, पर पढ़ लोगे तो इसके होने के चांसेस कम है, नहीं तो फिर यही लिखा है किस्मत में, मर्जी तुम्हारी है ना। चलिए जी, नेक्स्ट है 5D सीरीज। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो वैसे ये भी हो सकता है, ठीक है, कि पता चले किसी गलत लाइन में चले जाए। ला हफ्ता, वो होते हैं ना गुंडे जो सबसे हफ्ता इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वरना उस आयरन रॉड से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। सर 6D सीरीज नहीं याद करवाया, बोल दिया रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हॉस्पिटल लिखा है लास्ट में, अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए, या इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूं। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। ठीक है, दैट इज आउटर, एन का मतलब है यहां पर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल की एस सब शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। लिखा है ना 0 1 2। ठीक है, और आउटर मोस्ट से एक पहली। ठीक है, लाइक अगर ये 4 है, 4s है तो ये 3D है, ये 5s है तो ये 4D है, ये 6s है तो ये 5D है, ये 7s है तो ये 6D है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की एस सब शेल में 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले की जो एक सब शेल है, ठीक है, उसके अंदर 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं, 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं, 1B 2B 3B। ठीक है, 4s में 0 से 2 के बीच में, बताने के लिए बता रहा हूं, 4s सिर्फ बोल दिया, आप मुझे बोलना था NS।
NS में 0 से लेके 2 तक, ठीक है। 4 से एक पहले वाली यानी कि N से एक पहले वाली जो D होगी उसमें 1 भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। सर कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल, ये देखिए आयरन 26 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे पहले भी सीखा है आप लोगों ने। सबसे पहले तो इसके पास का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, दैट इज आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18, तो लिखना 26 था, उसमें से 18 तो आपने लिख लिया, ठीक है। बाकी कितने बचे 8 बचे, 18 + 8 26 होता है। तो बाकी 8 कैसे लिखूंगा, पहले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, 18 + 2 कितने हो गए 20, और फिर साथ में जो 6 बचे दैट इज 3d6 हो गया 26, ठीक है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। 27 लिखना है, 18 हो गया, 2 20 हो गया, कितने बच गए 7, वो 3D में चले जाएंगे। ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि सर Fe की तो आपने लिख दी, आप लिख के दिखाओ Fe2 पॉजिटिव की, लिख देते। पहली बात तो Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। इलेक्ट्रॉन ऐड भी पहले 4s में होता है एज कंपेयर टू 3D, रिमूव भी पहले 4s में से होता है एज कंपेयर टू 3D, यानी कि ये क्या बन जाएगा 4s0 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, दोनों के दोनों s में से निकाल लिए। सर अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते बेटा पहले 2 तो s में से निकल जाते, अगला किस में से निकल जाता 3D में से, तो क्या बन जाता 4s0 3d5, ठीक है। ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपको लिखनी आती होगी। प्रॉब्लम कहां पे आएगी, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, ये सारे केस जो भी 2-3 समझाए हैं हम लोगों ने, ठीक है, इनमें NS2 है, ठीक है, NS2 है, इसमें भी क्या है NS2 है। सर NS1 वाले केस बताओ या NS0 वाले केस बताओ, पेपर में जनरली आने के चांसेस उसी के होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वही क्रिएट कर सकता है, ठीक है। NS1 का मतलब समझ लेते हैं कि यानी कि अब S में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया, ठीक है, और बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में चले गए हैं D में चले गए हैं, ठीक है। यहां पर तो होता था पहले S में 2 भरो, बाकी जितने बच गए वो D में डाल दो। NS1 का मतलब क्या है कि NS में तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे D में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे उसके लिए हमने एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है, कंपाउंड्स हैविंग NS कॉन्फ़िगरेशन, इसको जरूर याद करके जाइएगा। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है तो इसी में से बन सकता है। निमोनिक क्या बना रखा है, जिन जिन का NS कॉन्फ़िगरेशन होगा, NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके लिए हमने लिखा हुआ है कि उन सब की NCC में, हमने उन बच्चों को बोला कि NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी। किन किन की, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS1। देखिए जरा, सबसे पहले दिस इज नायोबियम, क्रोमियम, कॉपर, मॉलिबेंडम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। सर कोई एग्जांपल लिख के बताओ, एक दो पहले आसान बता देते हैं फिर कोई अच्छा सा भी बता देते हैं। जैसे सबसे पहले पकड़ लेते हैं क्रोमियम, जो बहुत आसान है, ठीक है। देखिए जी, क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना 24, ये गिवन होगा, इसकी टेंशन मत लगाना आप लोग पेपर में, ठीक है। सबसे पहले नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज आर्गन, कितने हो गए 18, बचे कितने हैं 6। ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, यानी कि 4s में सिर्फ एक जाएगा। हाँ सर चला गया 4s1, ठीक है। बाकी कितने बच गए 5 बच गए, 6 भरने थे, 1 आपने भर दिया, कितने बच गए 5, वो सारे 3D में चले जाएंगे। लो भाई सर कॉपर, ये भी एक आसान वाला कर लेते हैं, 18 तक तो यही हो गए, कितने बच गए 11 बच गए, ठीक है। उनमें से एक तो 4s में जाएगा, ये भी NS1 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, ठीक। उसके बाद कितने बच गए हैं 10, वो 10 के 10 किस में चले जाएंगे 3D में, ठीक है। एक और कर लेते हैं, कौन सा कर लें, चलो सिल्वर कर लेते हैं यार, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कहां पर होता है, कितना होता है, कॉपर के जस्ट नीचे पाया जाता है, यानी कि 29 में 18 ऐड करूंगा दैट इज 47, बट फिर भी आपको गिवन होगा। इसके सबसे पास कौन है आर्गन, क्रिप्टन, 36 तक तो ये हो गए, ठीक है। बाकी कितने बच गए 11, ठीक है। उसमें से एक तो यहां पे चला जाएगा 5s1, बाकी कितने बच गए 10, 10 के 10 4D में,
4D सीरीज कहना है तो ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी NS1 वाले का कंफिग्रेशन लिख सकते हैं। NS2 वाले नॉर्मल जो सबसे पहले पेज पे किए, इस पे किए हम लोगों ने, ठीक। NS1 वालों का बता दिया निमोनिक, एग्जाम्पल भी कर लिए। सर NS0 वाला कौन होगा? जिसके S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जितने भी होंगे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद सीधा का सीधा सारे डी में ही भरे जाएंगे। दैट इज पैलेडियम, दैट इज पैलेडियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है पैलेडियम का लिख देता हूं कि NS0 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है 46। सर आपको कैसे पता? निकल के नीचे होता है, निकल का 28, उसके अंदर 18 ऐड करने थे, 46 हो गया, ठीक है। लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस 36, ठीक है। बाकी कितने बच गए? 10। 10 के 10 ही किस में जाने हैं? सर डी में जाने हैं, क्योंकि ये NS0 वाला S में कोई भी नहीं जाएगा। दैट इज 4D10। लो भाई खत्म हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट की अब आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख सकते हैं, चाहे वो 3D का हो, चाहे 4D का हो, चाहे 5D का हो, ठीक है। हमने सारे एक्सेप्शनल केस डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो एक्सेप्शनल में है तो एनसीसी में तेरी रिपोर्ट आएगी, या पैलेडियम हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब में NS2 करना है, और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो डी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 3D6? कब आया है? AIPMT 2010 में 3D6 में लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे आर्गन के बाद, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए से चेक कर लेते हैं। निकल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। क्या आ जाएगा? आर्गन 4s2 3D8। ध्यान से देखें, 3 पॉजिटिव बनाना है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा भी 4s में, निकलेगा भी 4s से, तो क्या बन गया? 4s0 3D7। सर ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था? आर्गन 3D6। ये क्या आ रहा है? आर्गन 3D7। ये हमारा आंसर नहीं है। क्या चेक करके देखें, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो सकता है? कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज कोबाल्ट होता है 27, आर्गन 4s2 3D7। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 S में से 1 D में से। आ गया बेटा आर्गन 3D6, 2 S में से चले गए, 1 D में से चला गया, ठीक है। क्या यही आंसर है हमारा? दैट इज कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। लेट्स मूव अहेड। हाँ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए। जनरल अगर हम बात करें, जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो 2 तरह की फोर्सेस काम करती हैं। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं 2 तरह की फोर्सेस काम करती हैं। सर वो कौन सी फोर्सेस हैं और वो क्या करती हैं? ध्यान से देखिए, ये रहा न्यूक्लियस, ध्यान से देखिए, ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। हाँ सर नाम सुना हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। नाम क्या है इसका? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इससे साइज इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली रिपल्शंस होंगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी कौन सी हो गई? सर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है? अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिससे साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो 2 अलग अलग फोर्सेस काम करती हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम मूव करेंगे स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां से हम मूव करेंगे, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो बेटा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम, यानी के साइज क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैंडियम से मैंगनीज जाने पर साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट अगर हम बात करें ये आयरन से लेके कॉपर जाने तक, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ठीक है। मैंगनीज से आगे ही है, चाहे वो आयरन, मैंगनीज के बाद बोल सकते हो आप, मैंगनीज से बाद तक, कॉपर तक क्या होता है?
कि ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है बेटा टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब मैंगनीज के बाद और कॉपर तक साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। ठीक है, हालांकि साइज डिक्रीज होता है मैंगनीज से लेकर कॉपर जाने तक, बट इतना कम डिक्रीज होता है, कभी 1 पिकोमीटर डिक्रीज हो गया, कभी हाफ पिकोमीटर डिक्रीज हो गया। अरे ऐसे साइज का क्या डिक्रीज होना, यानी कि डिक्रीज क्या होगा, बहुत कम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। और अगर कॉपर से जिंक जाएंगे, साइज विल इंक्रीज। कॉपर से जिंक जाएंगे, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक सर, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, ये तो आपने लेफ्ट टू राइट बात कर ली। स्कैंडियम से मैंगनीज जाएंगे, साइज डिक्रीज होगा। मैंगनीज से बाद से लेके कॉपर तक जाएंगे, साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कॉपर से जिंक में जाएंगे, ये साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ सर, यहां पर साइज को इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर जिंक में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। हाँ सर, बताइए आपको, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और रिपल्शन बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो रही थी लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड के बारे में। अब बात करेंगे टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में मूव करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर हम 3D से 4D जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा। हाँ सर, इंक्रीज ही होना चाहिए, सबको पता है कि शेल्स बढ़ती हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, कौन सी नई बात बता रहे हो आप, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, बट अगर हम मूव करें 4D से 5D, ठीक है, साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। अरे सर, ऐसा कैसे, यहां पर भी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, जैसे 3D से 4D जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, साइज बढ़ रहा है, समझ आ रहा है। वैसे ही 4D से 5D जाने पर भी शेल्स बढ़ रही हैं, तो साइज ऑलमोस्ट सेम कैसे है। ठीक है, इसको समझते हैं। ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, मैं ऑलरेडी इसी उम्मीद सीरीज में इसको 2 बार पढ़ा चुका हूं। जो आपको एक बार हमने पढ़ाया इसको पीरियोडिसिटी में, और एक बार हमने इसे पढ़ाया होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह इंक्रीज कर एक्सप्लेन करनी होगी थैलियम की, इंडियम वगैरह के साथ। बट फिर भी एक बार फिर से, यहां पर 3D सीरीज है, यहां पर 4D, यहां पर 5D। इतना पता है ना सबको, क्या कि 5D को भरने से पहले यहां पर भरा जाता है 4F वाले, जिनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या आपको पता है S का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, P का उससे कम, D का उससे कम, F का सबसे कम। F वाले अंदर है, D वाले बाहर है। ठीक, तो 4F वालों का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बहुत कम। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम यानी कि ये इसको रिपेल बहुत कम करेंगे। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल्शन क्या होगी, बहुत कम। इसका मतलब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो साइज में उतना फर्क नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, शेल्स बढ़े, यस सर, साइज बढ़ना चाहिए था। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, यस सर, साइज कम होना चाहिए था। एक फैक्टर साइज को इंक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर साइज को डिक्रीज कर रहा है। इस कारण 4D से 5D आएंगे तो जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, वही 4F वालों का वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है वो साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। ये जो राम कहानी है ना कि 4F वालों का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन,
मतलब क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, मैंने अभी अभी बता दिया आपको, 4f वालों का वीक शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो साइज में जो डिक्रीज आएगा वो साइज ऑलमोस्ट जो है 4D और 5D का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होगा, पहली बात साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D and 5D series becomes similar, ठीक। यानी कि यहां पर जरकोनियम होता है 4D में, यहां पर 5D में हाफनियम होता है। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम, साइज भी क्या होगा, सेम। इन दोनों को अगर एक ही बीकर में रखा होगा तो इनको सेपरेट करना भी क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, एक पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो दूसरा भी रिएक्ट कर जाएगा, एक रिएक्ट नहीं करेगा तो दूसरा भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। किसके कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ये 4D में है, ये 5D में है। जरकोनियम का अगला होता है दैट इज नायोबियम, और इसके नीचे होता है टेंटलम। सिमिलरली नायोबियम और टेंटलम का साइज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। इनको सेपरेट करना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कब आया है, AIPMT 2014 में। क्या क्या है रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, कि जो F ब्लॉक के एलिमेंट है 5D से पहले वाले, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है। देखें कोई ऐसी ऑप्शन है, यस, दैट इज नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। Because of lengthenoid contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii? सर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण किनका अटोमिक रेडियस सेम होगा, जो 4D के नीचे 5D में होंगे। जरकोनियम के नीचे हाफनियम, नायोबियम के नीचे टेंटलम, ऐसे ही, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या कोई ऐसी ऑप्शन दे रखी है, यस, जरकोनियम हाफनियम, जरकोनियम के नीचे हाफनियम था, अभी अभी बात करी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, AIPMT 2015। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो पहले तो बढ़ता है ना, मतलब स्कैंडियम सीरीज शुरू हुई, स्कैंडियम का कम होगा, टाइटेनियम का ज्यादा होगा, वेनेडियम का उससे ज्यादा होगा, क्रोमियम का उससे ज्यादा होगा, पहले बढ़ रहा है ये, ठीक। फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। बना के दिखाऊं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1। क्या सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस सर। टाइटेनियम आर्गन 4s2 3d2, पता है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हैं पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होगा, ठीक है, स्कैंडियम से जाते हुए क्रोमियम तक, फिर उसके बाद मैंगनीज में डिप आएगा। सर मैंगनीज में डिप क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंगनीज के पास भी बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी वाले। देखो सर 4s2 3d5, तो ऑब्वियसली इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए था, बट ये क्रोमियम से क्या है, कम है, डिक्रीज हो रहा है। सर ऐसा क्यों, बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक। मेटालिक बॉन्ड, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड इसी कारण बनाता है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या, Mn ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, यस सर, ऑलरेडी स्टेबल है, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। ऑलरेडी अगर स्टेबल है तो ऑब्वियसली इसकी मेटालिक बॉन्ड जो है वो उतनी ज्यादा नहीं बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा डीलोकलाइज नहीं करेगा। इसी कारण Mn का मेल्टिंग पॉइंट में डिप आएगा। सेम इज द केस विद टेक्नीशियम ऑल्सो, ठीक है। जैसे Mn है ना, Mn के नीचे आता है Tc, इसके भी मेल्टिंग पॉइंट में डिप आएगा, इसके भी मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, डिप। रीजन क्या है, सेम, वो भी हाफ फिल्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, मेटालिक बॉन्ड्स उतनी ज्यादा नहीं बनाएगा। इसी कारण Mn के भी मेल्टिंग पॉइंट में डिप और Tc के भी मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, डिप आएगा।
आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कुछ अच्छा है, तो अभी अभी किए, ठीक है। एक्सप्लेन द डिप इन मेल्टिंग पॉइंट फॉर एम एन एंड टी सी, ऑलरेडी कर दिया क्या। एज दे हैव हाफ filled d orbital, therefore stable, therefore, ठीक है। पहली बात तो क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे, इसी कारण इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इज लेस। ध्यान से सुनिएगा आगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में बात करें, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आपको तो ये भी पता ही है कि जो मरकरी है वो तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्लास की शुरुआत में बताया था, ये 3d10 था, ये 4d10 था, ये 5d10 था, तो ऑब्वियसली इनकी मेटालिक बॉन्ड्स बहुत वीक होंगी या एग्जिस्ट नहीं करेंगी, बहुत वीक होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मेटालिक कैरेक्टर, अब भी बात करिए क्या, ns के इलेक्ट्रॉन और n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। स्कैंडियम से अगर आप शुरू करोगे, पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड्स भी बढ़ती जाएंगी, फिर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। पेयरिंग का एग्जांपल ये देखो, आयरन 26 4s2, आर्गन 4s2 3d6, देख रहे हो। 3d5 के बाद जैसे 3d6 आया, क्या पेयरिंग होना स्टार्ट हो गई। और अगर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे, मेटालिक कैरेक्टर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या, ठीक है। जब भी कोई मेटल पीस के अंदर पड़ा हुआ है, किसी मेटल के पीस के अंदर पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो बाकी मेटल से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ मेटालिक बॉन्ड। यस सर, जुड़ा होगा, ठीक है। जितनी भी मेटल ने मेटालिक बॉन्ड बना रखी है, उन सबको तोड़ के एक सिंगल मेटल के एटम को अलग अलग करना, उसे क्या बोलेंगे आप, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैं रिपीट कर देता हूं, एक मेटल का पीस के अंदर जब मेटल पड़ा होगा, मेटल का एटम पड़ा होगा, उसने बाकी मेटल के एटम्स के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाई होगी, ठीक है। उन मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ के अलग अलग करने के लिए, एक मेटल के एटम को अलग अलग करने के लिए जितनी हीट लगेगी, जितनी एंथैल्पी लगेगी, उसे क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सर ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड किसके ऊपर करेगी, अभी बताया क्या, मेटालिक बॉन्ड्स को तोड़ना है ना, तो मेटालिक बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगी। मेटालिक बॉन्ड या मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता था, सर अभी बताया आपने, वो भी जस्ट पीछे कि ns पे और n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो बस although enthalpy of atomization depends upon क्या, metallic bonding which depends upon number of unpaired d electrons, therefore generally enthalpy of atomization should क्या, first increases up to group 5 and 6। पहले unpaired d electron बढ़ रहे हैं तो enthalpy of metallic character बढ़ेगा, तो enthalpy of atomization भी बढ़नी चाहिए, होना यही चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक की पैकिंग अलग अलग होती है, ठीक है। इसको समराइज कर देते हैं, क्या बोले, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड पे, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी पहले बढ़नी चाहिए और फिर क्या होनी चाहिए, कम। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक मेटल की पैकिंग अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई सिंपल क्यूबिक पैकिंग में हो, कोई बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग में हो। सिंपल क्यूबिक गलत बोल दिया मैंने, सिंपल क्यूबिक नहीं बोलना था, उसके अलावा कोई पैकिंग हो सकती है। बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग में हो, एफसीसी में हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लीजिए, उसको हीट करिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलते हैं आप? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए लिखा क्या हुआ है और मेरे ख्याल से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी of 5d elements is higher than the
4D एलिमेंट्स ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या दोबारा बताना पड़ेगा क्या? एक बार देख लें, चलो दोबारा भी बता देते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, टाइम है जी हमारे पास। क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में यही हुआ था, इन दोनों का साइज क्या हो गया था, सेम। और पता क्या है, यहीं पे लिख देता हूं क्योंकि एक ही जगह पे होगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 73 से लेके एटॉमिक नंबर 82 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी दे हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन एलिमेंट प्रेजेंट अबव इट। जो भी एलिमेंट इसके ऊपर प्रेजेंट है, जैसे टेंटलम है, इसके ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट किया है दैट इज नायोबियम, उससे भी इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। कारण पता है ना फिर भाई, टेंटलम से क्या प्रेजेंट है पहले, एवलॉक वाले, शील्डिंग इफेक्ट कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, इसकी टेंटलम की नायोबियम से ज्यादा होगी, वही वहां पर लिखा हुआ है बेटा। तेरा from atomic number 73 to atomic number 82 they have ionization energy higher than the element present above it। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है हम लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ये रहा जिंक 3D सीरीज में, उसके नीचे कैडमियम, उसके नीचे मरकरी। कैडमियम का होता है 48, इसका होता है 80, इसका होता है 30। इतना तो पता है कि जिंक से कैडमियम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। जिंक से कैडमियम जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर है सर? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कैडमियम टू मरकरी। अभी अभी बोला जो एटॉमिक नंबर 80 है यानी कि 73 से 82 के बीच में है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने ऊपर वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि मरकरी की कैडमियम से क्या होगी, ज्यादा। और जिंक और कैडमियम में से किसकी ज्यादा है, जिंक की। मरकरी और कैडमियम में से किसकी ज्यादा है, मरकरी की। मरकरी की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जिंक से भी ज्यादा हो जाती है। यही है मजाक। तो कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? तो इधर से इधर आएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ऐसा ही कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में भी होता है 79। फिर भाई गोल्ड की सिल्वर से ज्यादा होगी, ठीक। कॉपर और सिल्वर में से कॉपर की ज्यादा होगी, और गोल्ड की इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कॉपर से भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी कि पहले गोल्ड, फिर कॉपर और फिर एंड में क्या आ जाएगा, सिल्वर। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम और कॉपर की बहुत ज्यादा क्यों होती है। मेरे ख्याल से आपको पता है, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यस सर, आज पढ़ी थी, यस सर। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसने लूज कर दिया, करा दो लूज, क्या ये बन जाएगा, यस सर। क्या 3d5 हाफ फील्ड है, यस सर। हाफ फील्ड है, स्टेबल है, स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसी कारण Cr की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सिमिलरली कॉपर के लिए भी ऐसा ही होगा। आगे क्या है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज हो या जिंक हो बहुत ज्यादा होगी। मैंगनीज की चेक कर लें, थर्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा बेटा। लो भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, किस में से निकलेंगे, 4s में से। इलेक्ट्रॉन ऐड भी पहले 4s में होता है, रिमूव भी पहले 4s से होता है एज कंपेयर टू 3d। निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन। निकलने के बाद क्या आपको पता है, ये d ऑर्बिटल होगा, यस। क्या ये हाफ फील्ड होगा, यस। क्या ये स्टेबल होगा, यस। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसी कारण मैंगनीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। सेम इज द केस विद जिंक ऑल्सो। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बेटा वो यही बन जाएगा 4s0 3d10, यस सर। फुली फिल्ड है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो जिंक की भी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे क्या है, वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट।
सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये दो इकट्ठे बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है सोडियम है जैसे, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, उसकी वैलेंसी फिक्स्ड है, यस सर, +1 होती है। कैल्शियम है +2 होती है, ठीक है। इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे ना आयरन +2 में भी आपने देखा होगा, +3 में भी देखा होगा, कॉपर +1 में भी देखा होगा, कॉपर +2 में भी देखा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? पहला रीजन तो यही है, ठीक है। कारण है कि 4s के और 3d के, 4s और 3d, इस कारण बोलो, आप ऐसे भी बोल सकते हो ns एंड n-1d, बात तो वही हुई 4s और 3d, ठीक है। ns और n-1d दोनों n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4s के इलेक्ट्रॉन, n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, इस कारण इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। सर ऐसा क्यों होता है? सोडियम में तो ऐसा नहीं होता कि 3s के भी और पीछे वाले 2p के भी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर ले, नहीं तो सोडियम भी +2 शो कर सकता था या +3 शो कर सकता था। यहां पर ns और n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन टेक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं, इसी कारण इनका वेरिएबल वैलेंसी होगा, ठीक है। दे शो वेरिएबल वैलेंसी एज बोथ n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों दोनों के टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ energies of ns and n-1d unpaired इलेक्ट्रॉन, ठीक। सर एक आध एग्जांपल बता दीजिए, जैसे ये देखिए आयरन 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 सॉरी 3d6, फोर एस एंड 3d6। क्या बोला है? एक तो ns के इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दो टेक पार्ट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, अगर सिर्फ यही दो करेंगे तो +2, और n-1d यानी कि यहां पर 3d के सिर्फ अनपेयर्ड, ठीक है। तो अगर ये दो और सिर्फ ये एक टेक पार्ट किया तो +3, ये दोनों और ये भी दोनों, एक और एक दो, ठीक है, तो +4। अगर ये दो और ये तीनों, 1 2 और 3, दैट इज +5। और अगर ये दो और ये चारों अनपेयर्ड, 1 2 3 4, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +2 से लेके +6 तक आयरन शो कर सकता है, ठीक है। दीज आर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनको पता ना काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पेयर्ड है, किसके? n-1d के, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय Fe। बाकी आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों की? +2, याद रखिएगा, ठीक है। बट स्कैंडियम शो नहीं करता। स्कैंडियम में मोस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट जो है वो +2 तो शो करते ही करते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? स्कैंडियम को छोड़ के। स्कैंडियम जो है हमेशा +3 ही शो करता है। सर क्यों स्कैंडियम ही +3 क्यों शो करता है हमेशा, +2 शो ही क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। याद रखिएगा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन शो कर सकते हैं? रुथेनियम और ऑस्मियम। कितनी हो सकती है वो? दैट इज +8। कई बुक्स में सिर्फ ऑस्मियम लिखा हुआ है, बट रुथेनियम भी शो कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। सबसे पहले तो ये स्कैंडियम वाला ही अभी एक्सप्लेन किया है। स्कैंडियम वाले के लास्ट में 4s कॉन्फ़िगरेशन होगी और आर्गन होगा। यहां पर
सिर्फ और सिर्फ आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी। मेरे ख्याल से समझ आ गया जी। अभी अभी बोला भी था क्या कि इनमें क्या होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इस कारण ये क्या है, ज्यादा स्टेबल। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। ठीक, यहां पर बात करते हैं Fe2 पॉजिटिव कम स्टेबल क्यों है Fe3 पॉजिटिव से। ये होगा आर्गन 4s1, ये होगा सॉरी 4s0 3d6 और ये होगा आर्गन 4s0 3d5। साफ पता चल रहा है ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है Mn3 पॉजिटिव से। Mn2 पॉजिटिव 4s0 3d5, Mn3 पॉजिटिव आर्गन 4s0 3d4। क्या पता चल गया कि ये क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल है तो ऑब्वियसली Mn2 पॉजिटिव आयन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें हाफ फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल है, सबशेल है। आगे बढ़ते, कॉपर +1 और कॉपर +2 ये समझने वाला है, ध्यान से इसको याद रखिएगा, पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर कॉपर +1 देखें, आर्गन 4s0 3d10, और इसको देखें आर्गन 4s0 3d9। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू कॉपर +2। ठीक है, बट एक्वस सॉल्यूशंस में ये ज्यादा स्टेबल होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन मोर स्टेबल होता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है। सर उससे क्या हो जाएगा, हाई हाइड्रेशन लिखा है, सर उससे क्या हो जाएगा अगर ये हाइड्रेट हो जाएगा, अगर इसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देगा। अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। फैक्ट है, याद रखिएगा, पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कॉपर +2 कॉपर +1 से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। एक और ये है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन देखें तो आर्गन 4s0 3d4, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन देखें आर्गन 4s0 3d3। क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन। रीजन क्या है, यहां पर जो 3d3 है, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये T2G3 है। क्या T2G के बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये ट्रिपली डीजेनरेट 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब 3 ऑर्बिटल हो, हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। समझ आ गया, वेल एंड गुड, नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 चीजों का सम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कभी भी नाम ना दे रखा हो तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये 3 चीजों का सम होता है। कौन सी 3 चीजों का सम, एक तो आयनाइजेशन एनर्जी, एक सब्लिमेशन एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। कैसे, हाँ, पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जस्ट गिव मी अ सेक, पानी पी ले। कोई नहीं, पी लेते हैं पानी भी, ठीक है। हाँ, पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, क्यों क्यों नहीं होता सर रेगुलर ट्रेंड? ऑब्वियसली अगर आपने बोला ये 3 चीजों का सम होता है, एग्री कर गए, ठीक है, इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो 2 चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का
3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सब्लिमेशन एनर्जी का इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। अगर इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है तो इनको जो सम करके आएगा उसका भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। नो रेगुलर ट्रेंड फॉर SRP ड्यू टू इररेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। ये SRP है, तीन चीजों का सम होता है। 3D सीरीज के लिए इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता लेफ्ट टू राइट जाते हुए, कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है, बढ़ता है कम हो जाता है, या तो हमेशा बढ़े या हमेशा कम हो, तभी तो बोलेंगे क्या होता है, दैट इज रेगुलर ट्रेंड। बात करते हैं कलर ऑफ कंपाउंड्स का। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स भी कई सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड होने के तीन रीजन हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन है डी डी ट्रांजिशन। सर ये डी डी ट्रांजिशन होता क्या है, सॉरी जब भी कॉन्फ़िगरेशन होगी D1 से लेके D9 तक, ठीक है, मेरे हाथ पे कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट पड़ा हुआ है या कंपाउंड पड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली या लाइट डाली कोई भी, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन इसकी या तो D1 से लेके D9 के बीच में है तो उस लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पड़ा है तो आपको T2G EG पता होगा, ठीक है। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चला जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी लाइट थी उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे बुफे सिस्टम लगा होता है डिनर में, ठीक है, वहां पर जाते हैं तो तरह तरह के भांति पकवान आपके सामने पड़े होते हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है। आप सारी की सारी चीजें उठा के थोड़ा खा लेते हो, नहीं ना, अपने हिसाब से जो चीज चाहिए होता है उसको डाल लेते हो अपनी प्लेट में और बाकी जो है उन सब चीजों को छोड़ देते हो। सेम इज द केस हियर। अगर मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा, कुछ लाइट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे इसके इलेक्ट्रॉन और यूज कर लेंगे T2G से EG में जाने के लिए। बाकी जितनी लाइट थी उसको क्या कर देंगे, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। वही लाइट जो इसने ट्रांसमिट कर दी है, ठीक है, वापस भेज दी है, ठीक है, वही लाइट का कलर हमें कंपाउंड में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, BORGV1 ब्लू लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है दैट इज ऑरेंज एंड ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ब्लू। सर मतलब क्या है इसका, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट के अंदर ब्लू ऑरेंज रेड ग्रीन येलो सब होते हैं, ठीक है। अगर इसने ब्लू लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन ने T2G से EG में मूव करने के लिए, तो ये रिफ्लेक्ट पता किसको करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। ब्लू को एब्जॉर्ब किया, रिफ्लेक्ट किसको करेगा, ऑरेंज को। पता वो कंपाउंड हमें कौन से कलर का दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, ठीक है। और अगर हमने उसके ऊपर लाइट डाली और उसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ट्रांसमिट पता किसको करेगा, दैट इज रेड को। तो यानी कि हमें वो कौन से कलर का दिखाई देगा, रेड का। मेरे ख्याल से मतलब समझ आ गया। डी ट्रांजिशन कब होगा, इतना सा याद करना है बस समरी में हम लोगों को, जब भी कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 के बीच में होगी, डी ट्रांजिशन होगा एंड कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड। अगर कॉन्फ़िगरेशन या तो D0 होगी या D10 होगी तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा और ये क्या होगा, कलरलेस। क्या होगा, ये कलरलेस होगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन अकेला रीजन नहीं होता कंपाउंड को कलर होने का। डी ट्रांजिशन एक रीजन है कि इससे भी कंपाउंड कलर हो सकता है। कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे पहला चार्ज ट्रांसफर। सर ये चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, KMnO4, K2Cr2O7,
ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, जस्ट गिव मी अ सेक। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन D0 आ रही है। मैं करके दिखाऊं, जैसे ये देखो KMnO4 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, दिस इज X, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, यहां पर +1, 0, X कितना आ जाएगा +7। अगर आप Mn+7 को देखेंगे भी तो ये आर्गन, जैसे मैं पहले Mn दिखा देता हूं फिर Mn+7 ज्यादा समझ आएगा। आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। Mn+7 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 7 रिमूव करने पड़ेंगे इसमें से, 4s0 3d0, तो इसका मतलब यहां पर d0 है, dd ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। बट आपको पता है KMnO4 आपने लैब में भी देखा होगा, पिंकिश पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ये कलर्ड तो होता है। सिमिलरली यहां पर भी क्रोमियम +6 में आएगा, यहां पर भी D0 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, इसका मतलब ये भी कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों? दे आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। सर ये चार्ज ट्रांसफर क्या है और कैसे होता है? चाहे KMnO4 हो, चाहे K2Cr2 ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, ठीक है, और भी बहुत सारे। चार्ज ट्रांसफर में होता क्या है, जो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच था वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्रोमियम को या मैंगनीज को, KMnO4 की बात हो रही है या K2Cr2 की बात हो रही है, मान लेते हैं KMnO4 की बात हो रही है, तो Mn+7 ये इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बन गया Mn+6। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन तो D0 थी, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन D0 नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। ये इसी चार्ज ट्रांसफर के कारण, और ये मोमेंटरीली चार्ज ट्रांसफर है। ऑक्साइड ने एक इलेक्ट्रॉन, लाइगेंड है जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Mn ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और फिर दोबारा यही होगा, Mn अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये ऑक्साइड उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, फिर रिपीट यही होगा, ऑक्साइड ने लूज किया, Mn ने गेन किया, फिर Mn ने लूज किया, ऑक्साइड ने गेन किया, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये मोमेंटरीली चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। आपको ज्यादा समझना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि चाहे KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, क्रोमाइल क्लोराइड हो, ठीक है, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। खत्म, बस इतनी सी लाइन समझनी है बस। थर्ड, एक और रीजन है कंपाउंड के कलर होने का, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, कलर उतना ही गहरा होता है, डीप होता जाता है, डार्क होता जाता है, ठीक है। सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ये देखिए, AgCl, AgBr, AgI, इधर से इधर जाएंगे, परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। सर कैसे इंक्रीज होता जाएगा, ये हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, फजान्स रूल में। मैं एक बार आपके लिए फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या एनायन का साइज बढ़ता जा रहा है? यस, जितना बड़ा एनायन होता था कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता था, ठीक है। तो कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा, ठीक है, कलर भी क्या होता जाएगा, उतना ही गहरा होता जाएगा। AgCl, ये तो व्हाइट कलर का वैसे प्रेसिपिटेट ही होता है, ये पेल येलो होता है और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो कलर भी क्या होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। तो ये भी एक रीजन होता है कलर शो करने का।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, और वो शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक मूवमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा और उसी के कारण अराइज होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। सर मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? रूट ब्रैकेट में n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, Bm का मतलब है बोर मैग्नेट्रॉन। सर ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, ठीक है, म्यू दिया हो n निकालने का, n दिया हो म्यू निकालने का, अप्रोक्सीमेट तरीका बता देता हूं, उसी से पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसी से सॉल्व कर लेंगे, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पेपर में। कैसे? म्यू इज अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 0.75 ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुए तो म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, 1.75 होगी। अगर n की वैल्यू 2 आई तो म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.75 के आसपास होगी। मैं 2.75 नहीं, 2.75 के आसपास होगी। 3 आई तो 3.75 के आसपास, जिससे अंदाजा लग जाएगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बड़ा सिंपल सा। मान लो म्यू दिया हुआ है 4.96, क्या दिया हुआ है? 4.96। आपसे n पूछा हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। सर जब n दिया हुआ था म्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने 0.75 ऐड कर दिया, अब म्यू दिया हुआ है n फाइंड आउट करने के लिए आप 0.75 माइनस कर दो। 4.96 बोला है, उसमें से 0.75 माइनस करूंगा तो आएगा 4.21। क्या कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4.21 हो सकते हैं? नहीं सर, ये तो इंटीजर होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है, 4.21 नहीं हो सकता। तो n कितना होगा? 4.21 के पास का इंटीजर कौन सा है? 4। इसका मतलब उसका n कितना है? 4। उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है, तो इसी तरह से आप विदाउट पेन उठाए ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन यहां पर आया भी हुआ है। ये देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, कितना? 2.83 दे रखा है, म्यू दे रखा है। आप बताइए ये कौन से आयन का है? इतना तो पता चल गया कि 2.83 दे रखा है म्यू। n कैसे निकालूंगा? 0.75 माइनस कर दो, आ गया 2.08। 2.08 तो हो नहीं सकता, यानी कि कितना होगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है सर, ये एग्री हो गया। अब बस ये चेक करना है इनमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, निकल 28 होता है, 4s2 3d8, बट निकल थोड़ा, सर निकल 2 पॉजिटिव है, तो अगर निकल 2 पॉजिटिव है कैसे बताएं। चलिए जी, ठीक है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, भावनाओं में बह के गाने की ट्यून भी कमजोरी से निकल गई, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। इलेक्ट्रॉन लूज कहां से होंगे? आते भी पहले 4s में है, जाते भी पहले 4s में से हैं, तो 3d8 क्या नजर आ रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो साफ पता चल रहा है हमें वही तो ढूंढना था जिसके पास कितने थे, कितने थे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज निकल 2 पॉजिटिव। ठीक, आगे बढ़ते। कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक के एलिमेंट एज वेल एज डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं? क्या है ऐसा इसमें, ठीक है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट में नहीं है, पी ब्लॉक के एलिमेंट में नहीं है? सबसे पहले तो क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब अभी बताया, जैसे आयरन है, कभी +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है। ठीक है, दूसरा लार्ज सरफेस एरिया, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है, इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसी है कि बीच में बहुत ज्यादा पोरस है। पोरस का मतलब समझ गए? बीच में बहुत ज्यादा वॉइड्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उसी के कारण ठीक है,
वैकेंट डी लार्ज सरफेस एरिया होगा तो बहुत ज्यादा कोई रिएक्टेंट आके वहां पर एब्जॉर्ब हो सकता है. देयरफॉर रिएक्टेंट्स कैन adsorb to large extent. नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. सर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से क्या हो जाएगा, अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो रिएक्टेंट्स को अपने साथ मिला के या अपने साथ बॉन्ड बना के बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बना सकता है, जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी. रिपीट कर देता हूं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण रिएक्टेंट्स की अपने साथ बहुत सारी बॉन्ड्स बना सकता है, जिसके कारण जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम. रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट. कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है वो हम अगले पेज पे याद कर रहे हैं और उसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया भी है. पहला कौन सा है, लाइक वेनेडियम पेंटॉक्साइड कहां पे यूज होता है, जब आप ने पी ब्लॉक में देखा होगा, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा होगा SO2 से SO3 बनाने के लिए. आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में, N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, उसमें यूज होता है. ठीक है. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड दैट इज विल्किंसन्स कैटलिस्ट, ये यूज होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलेफिन्स. ओलेफिन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स की ओलेफिन्स होते हैं एल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है. ठीक. नेक्स्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है. सर ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, अभी देखो अगले पेज पे क्वेश्चन है, पता चल जाएगा. देखिए जी, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस कब आया है, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है. सबसे पहले तो इनको मैच करना है, पेन कोई अच्छा सा पकड़ लें, दैट इज V2O5. अभी अभी पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3, अभी जस्ट पिछले पेज पे. तो 1 का C आएगा. सर 1 का C मतलब आंसर A हो सकता है या B हो सकता है, C तो हो नहीं सकता, D तो हो नहीं सकता. ठीक है, यही है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. ठीक है, ये किसमें यूज होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में, ये एल्कीन में. ठीक. तो यानी कि 2 का क्या हो गया, डी. आंसर यहीं से आ गया. 1 का सी, 2 का डी. आंसर तो यहीं से आ गया कि बी है, बट फिर भी बाकी करना है तो आप कर सकते हैं. ठीक है. पैलेडियम क्लोराइड ये यूज होता है इथाइन से इथेनॉल बनाने में. आप एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसमें भी आप ये चीजें पढ़ेंगे फॉर श्योर. ठीक है. और निकल के कंपाउंड्स कहां पर यूज होते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में भी यूज होते हैं. ठीक. आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, ये तो ऐसे ही बता दिए बस. आगे बढ़ते हैं. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. सर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है, मेटल्स हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स. यस सर. इनकी अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी. यस सर. उसके बीच में वॉइड्स होंगे, छोटी छोटी जगह होंगी जो खाली होंगी. यस. वहां पर जो छोटे छोटे एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बहुत जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, उनके वॉइड्स में आके बीच में बैठ जाएंगे. उन ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे आप, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ठीक है सर. इंटरस्टिशियल कंपाउंड की होती क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. जैसे ये एक मेटल है, इसके वॉइड्स खाली हैं. अब इसी मेटल का दूसरा पीस है, उसके अंदर जो वॉइड थे वहां पर हमने छोटे छोटे एलिमेंट डाल दिए. इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है. फर्क किसका है फिर, फिजिकल प्रॉपर्टीज का. दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है, इस तरह की चीजें. दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज पेरेंट मेटल बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के बाद मेटल और ज्यादा हार्ड हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ठीक है. बट मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. Which of the following statements about the interstitial compound is, अच्छा इनकरेक्ट बतानी है. स्टेटमेंट कब आया है, नीट 2013 में. ठीक है. क्या ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं, नहीं, ये तो केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं. ठीक है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है. ठीक है. तो यही यार हो गई इनकरेक्ट. ठीक है. बाकी वैसे पढ़ लेते हैं. ये ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, बोला ही अभी. मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है. यस. फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और मेटालिक कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, जो एटम आके बैठे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, नॉन मेटल्स वगैरह, उससे कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आंसर तो पहला ही आ चुका है कि ये केमिकली रिएक्टिव
नहीं होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एज नॉर्मल मैटर। आगे बढ़ते हैं बेटा, एलॉय फॉर्मेशन। पहली बात, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉयज बनाते ही क्यों हैं, आपस में मिलके एलॉयज बनाते क्यों हैं, ठीक है। आज हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था, स्कैंडियम से मैंगनीज जाते हुए साइज थोड़ा सा डिक्रीज होगा, मैंगनीज से कॉपर जाते हुए साइज ऑलमोस्ट क्या रहता था, सेम, और कॉपर से जिंक जाते हुए साइज क्या होता था, इंक्रीज। यानी कि टोटल देखेंगे लेफ्ट टू राइट आते हुए साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। ये वही एलिमेंट आपस में एलॉयज बनाते हैं जिनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और ऐसा है डी ब्लॉक एलिमेंट में, आज हमने पढ़ा है। इसी कारण ये क्या बनाते हैं, एलॉयज, ठीक है, ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज। कुछ एलॉयज के नाम लिखे हुए हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है। ब्रास किसका बना होता है, ब्रॉन्ज किसका बना होता है, दैट्स इट। एक बार बैटरी चेंज कर लें। आवाज आ रही है, यस, हाँ। गलती से मैं बैटरी चेंज करने के लिए बैटरी बाहर निकाल दी थी और बोलना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक, ठीक है। वापिस आ रहे हैं। मैं ये बोल रहा था आपके लिए रहस्य न रह जाए, सर आपने क्या बोला था। मैं ये बोल रहा था कि हमें दो कंपाउंड पढ़ने हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के सिलेबस में। जो दो कंपाउंड है, एक है K2Cr2O7 और एक है KMnO4, ठीक है। एंड इनकी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस आते भी है। सबसे पहला कंपाउंड जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। प्रिपरेशन करने के सबसे पहले लैब मेथड पढ़ रहे हैं। लैब मेथड में क्या होगा, पोटेशियम क्रोमेट में, ठीक है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2SO4 और H2O बनेगा, बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड कहां से, फ्रॉम क्रोमाइट और क्रोमाइट K2Cr2O7 बनाने के लिए और कौन सी यूज की जाती है, क्रोमाइट। क्रोमाइट को ऐसे भी लिखा जाता है बेटा और ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब दोनों का सेम है। वैसे ये थोड़ी बेटर रिप्रेजेंटेशन है, बट केमिकल रिएक्शंस में उसको हम FeCr2O4 भी लिख देते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स में बनानी है हमें इसे। कैसे बनाना है, ठीक है, दैट इज, सबसे पहले तो क्रोमाइट और लेंगे, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डालेंगे और इसकी क्या करेंगे, रोस्टिंग। ऐसा करने से ये सोडियम क्रोमेट बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमाइट। ये रहा क्रोमाइटोर, उसमें Na2CO3 एयर की प्रेजेंस में, रोस्टिंग का मतलब यही होता है, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा, साथ में Fe2O3 और CO2। अब जो है सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करेंगे हम सोडियम डाइक्रोमेट में। कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के, ये रहा सोडियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और वाटर। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। कैसे, बाय रिएक्टिंग विद KCl। ये रहा सोडियम डाइक्रोमेट KCl के साथ रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, K इधर चला जाएगा, Na इधर चला जाएगा, बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहली बात तो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जा सकता है। सर ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसको आप लैब में बनाओ और सीधा टाइट्रेशन में यूज कर लो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को सीधा बनाओ और आप उसकी सीधा टाइट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। तो सेकंड, कलर क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, दैट इज ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ऑरेंजिश टिंज ज्यादा होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो। तो ये ऑरेंज से सीधा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में Cr2O3 निकलेगा, O2 निकलेगा, वो मैटर नहीं करता हमें तो इतना पता कि ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो। इफेक्ट ऑफ पीएच, क्या पीएच पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने डाइक्रोमेट, यही पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है, अगर आपने पीएच इंक्रीज कर दी, अगर आपने
पीएच इंक्रीज कर दी, ठीक है। इंक्रीज करने का मतलब होता है आप उसमें OH नेगेटिव आयन बेस डाल दो। सर आपने तो वाटर डाला है, नहीं वाटर नहीं डाला है, बेसिकली मैंने इधर भी H पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है ना, तो यानी कि अगर H2O में से H पॉजिटिव आयन निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन ही बन जाएगा। अगर आपने पीएच इंक्रीज कर दी तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो ऑरेंज कलर का नजर आ रहा था सॉल्यूशन हमें, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर के क्रिस्टल में, येलो कलर के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रोमेट में अगर आपने एसिडिक मीडियम रखा, यानी कि H पॉजिटिव आयन डाले, यानी कि पीएच को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो ये येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक तो K2SO4, साथ में Cr2SO4 का होल थ्राइस, साथ में 4H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। कलर इसका क्या था, ऑरेंज, खुद कन्वर्ट हो जाता है ये क्रोमियम सल्फेट में, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन, और साथ में रिलीज क्या करता है ये, नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो दूसरी चीजों को क्या करती है, ऑक्सीडाइज, दूसरी चीजों को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहां पर है +3, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +6, बाद में कितना है, +3। यहां पर क्रोमियम के एटम्स कितने हैं, दैट इज 2। अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता तो यहां पे 1 लिख देता, 2 एटम्स हैं तो कितने, 2 लिख दिया। क्या ये 6 आ गया, यस। सो दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, शायद इसका मोलर मास 294 आएगा, तो जो भी आएगा वैसे तो उसको डिवाइड किससे कर देना, 6 से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अगर इसकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ होगी तो वो देख लेना, 294 की जगह कुछ और होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस जो भी होगा एन फैक्टर में कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज वो कितना है, 6। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किन किन चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है, पूरी केमिकल रिएक्शन याद करने से मच बेटर है, बस आप एक छोटा सा निमोनिक याद कर लो जो हमने बना रखा है, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब पता क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, स्टैनस को स्टैनिक में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, H2S को S में कर देता है, आयोडाइड को आयोडीन में कर देता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देता है, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। यहां पर बीच में O भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप वैसे तो ये ऑक्सालेट को भी CO2 में कन्वर्ट कर देता है, O का मतलब यही है, बट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए, तो इस कारण मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। वैसे ये बात है कि ऑक्सालेट को भी CO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मान लीजिए किसी की भी केमिकल रिएक्शन लिखनी हो आपको, ठीक है, सर इसमें से आप रिएक्शन पता किसकी लिख के दिखाओ, सर इसकी लिख के दिखाओ, किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम, कैसे लिखेंगे, ये रहा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में, किसमें कन्वर्ट हो जाता था, सही सर ये कन्वर्ट हो जाता था Cr2SO4 का होल थ्राइस, उसको Cr3 पॉजिटिव लिखेंगे और साथ में H2O, और किसके साथ एक्शन लिखनी है, आयोडाइड को आयोडीन में कर देता है। लो भाई, आयोडाइड को आयोडीन में। सर किसी और के साथ लिख के दिखाओ, सर आप लिख के दिखाओ, पता है किसके साथ, आप लिख के दिखाओ मेरे को, फेरस को फेरिक में कर देता है। फिर वही बात, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 पॉजिटिव आयन, H2O,
और फेरस को किसमें कन्वर्ट कर देता था? फेरिक में। ये रहा, फेरस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? फेरिक में। सर आप ऐसा करो, आप नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये लो, ठीक, सॉरी, नाइट्राइट को नाइट्रेट। तो मेरे ख्याल से सबकी केमिकल रिएक्शन लिखनी आपको आ गई है। इसी तरह से याद करिएगा, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी और आपके काम की भी रहेगी। ठीक है, कोई कहे जी सर इसको बैलेंस करके दिखाओ, वो तो रेडॉक्स रिएक्शन में आपने सीखा ही है। आप इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस। रट्टा मत मारिएगा, आसानी से जो काम किया जा सकता है उसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7। मैंने एक छोटी सी चीज शायद नहीं बताई, हाँ नहीं बताई, बता देते। यहां पर S जो है वो 4 लिख लीजिएगा। एक ये भी है कि ये SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट कर लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड को SO4 नेगेटिव में। आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। SO2 को तो ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर खुद ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम सल्फेट में, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। चारों ऑप्शंस पढ़े पहला ही ऑप्शन सही है। क्या ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट बनेगा? हाँ सर बनेगा, पर बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है? नहीं, सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। क्या सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाता है? अरे नहीं, बोल तो दिया कि ग्रीन हो जाता है, फिर कलर कहां से गायब हो गया? कलर चेंज हो गया मान लिया, बट गायब थोड़ा हो गया। ठीक है, क्या SO2 रिड्यूस हो जाता है? अरे नहीं, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SO2 को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? सल्फेट आयन में। और देखें कोई एक और अच्छा क्वेश्चन है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 खुद ग्रीन हो जाता है जब सल्फाइट को इसमें ऐड किया जाता है, ये सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो ग्रीन कलर आता है ये किसके कारण आता है? सर क्रोमियम सल्फेट के कारण। ये भी पढ़ा अभी अभी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कब आया? 2011 में। पिछले वाला क्वेश्चन कब आया था? 2016 में। स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे? क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे? 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, बाकी 2 के साथ सिंगल बॉन्ड। सर कैसे आई ये सिंगल बॉन्ड? क्या आपको पता है 2 नेगेटिव चार्ज है? यस। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। यस सर। किसने गेन किए होंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है कितनी? 4। गेन कितनों ने किए होंगे? 2 ने, 1-1 इलेक्ट्रॉन। जिस ऑक्सीजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया वो तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1-1 बॉन्ड बनाएगा। बाकी बेचारे 2 ऑक्सीजन नॉर्मल थे, उन्होंने वो क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक। सर डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? एक क्रोमेट आयन बनाओ, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा क्रोमेट आयन बनाओ, उसमें से एक ऑक्सीजन कॉमन कर दो। जैसे ये देखो, एक क्रोमेट आयन बनाया, दूसरा क्रोमेट आयन बनाया, और उसका एक ऑक्सीजन का कर दिया? कॉमन कर दिया। ये क्या बन गया? डाइक्रोमेट आयन। याद रखिएगा स्ट्रक्चर इसकी भी टेट्राहेड्रल है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी टेट्राहेड्रल है। हालांकि इनकी एक हाइब्रिडाइजेशन का नाम D3S भी होता है, बट हमें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो मैं इसे भी sp3 बोलूंगा और इसे भी sp3 ही बोलूंगा। ठीक है। एक और चीज जो इसमें पूछी जा सकती है, डाइक्रोमेट आयन में रेजोनेंस होगी, ये चारों की चारों बॉन्ड्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है। ऑल, इसमें ऑल कार क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल रेजोनेंस के कारण। क्या ऐसा डाइक्रोमेट आयन में भी होगा? डाइक्रोमेट आयन में जहां जहां पे रेजोनेंस होगी वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बट कहां कहां होगी मैं उसको सर्कल कर देता हूं, टिक कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा।
यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी। ये जो बीच वाला ऑप्शन जो है ये रेजोनेंस से टेक पार्ट नहीं करेगा, यानी कि ये दोनों बॉन्ड्स तो सिंगल होंगी, बाकी इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड, 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 पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहां पर सारी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगी, 6 सेम है, 2 अलग अलग। यहां पर जितनी भी क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो सारी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए आयंस एग्जिबिट, एक तो डी ट्रांजिशन भी होना चाहिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 के बीच में होनी चाहिए, और पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। वैसे तो हमें सारी ऑप्शंस चेक करनी है, बट मैं ये वाली ऑप्शन ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, ये D0 था, मैं ये भी चेक कर चुका हूं, ये भी D0 था, यानी कि आंसर इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आएगा, या तो A या C। मैं C चेक कर लेता हूं, MnO4 2 नेगेटिव, इसमें Mn +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। Mn होता क्या है, आर्गन 4s2 3d5। तो Mn में मैंने क्या किया, +6 का मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा भी पहले 4s में से, हाँ सर 2 इसमें से, क्या कर रहा हूं मैं भी, 2 इसमें से और 4 इसमें से। क्या अभी भी आपको D1 नजर आ रहा है, यस सर, तो इसमें डी ट्रांजिशन तो हो सकता है, एग्रीड। क्या ये पैरामैग्नेटिक भी है, हाँ ये पैरामैग्नेटिक भी है, नजर आ तो रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। नीट 2018। नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात करेंगे, दैट इज KMnO4। ये सॉल्ट होता है किसका, पर मैंगनीक एसिड का, दैट इज HMnO4 का। सबसे पहले प्रिपरेशन, लैब मेथड, लैब में क्या कैसे करेंगे, पोटेशियम मैंगनेट लेंगे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, और ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर। पायरोलोसाइट ओर का नाम फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज MnO2। सबसे पहले तो MnO2 का आप रिएक्शन करा दीजिए KOH और ऑक्सीजन के साथ, पोटेशियम मैंगनेट बन जाएगा। ठीक, पोटेशियम मैंगनेट को पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं, या तो उसमें से ऑक्सीजन पास कर दो, या क्लोरीन पास कर दो, या ओजोन पास कर दो, आगे लिखे हुए यहीं पे लिख लेते हैं। चलो 2MnO4, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट जो हमने लिखा हुआ है मैं तो उसी पर फोकस करूंगा। Cl2 वाला कर लेता हूं, दैट इज KMnO4, साथ में क्या बन जाएगा, दैट इज KCl। ठीक है, तो आप ओजोन भी लिख सकते थे, आप O2 भी लिख सकते थे। ठीक है, CO2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप बात करेंगे KMnO4 की, KMnO4 के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो डार्क वॉयलेट कलर के, थोड़ा पिंकिश टिंज भी होता है, बट डार्क पिंकिश टिंज होता है। ठीक है, एंड ये जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, हीट करेंगे, पोटेशियम पर मैंगनेट कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैंगनेट में। मैंने बोला ही है, आज का हमने अप्रोच यही लिखी है कि सारी चीजें हमने लिखी हों, सिर्फ आपको समझाएं, आप एक फाइनल रिवीजन लें, इसी नोट्स को आप यूज करें अपनी फाइनल रिवीजन के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। चीजों को बहुत कंसाइज किया हुआ है, लेक्चर को एक्सटेंड करना हमारा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। ठीक, एक्शन ऑफ एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में भी, बट मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, दैट इज एसिडिक मीडियम में। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या क्या बनाएगा, एक तो K2SO4, MnSO4, 3H2O और ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकली है ना, यही दूसरी चीजों को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, यहां पर कंपाउंड देखो कलरलेस हो जाएगा, इसका कलर तो बताया ही अभी, डार्क वॉयलेट।
MnSO4 बनते ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। K2Cr2O7 में ऐसा नहीं होता था, वहां पर जब ऑक्सीडाइज के एजेंट की तरह काम करता था वहां पर कलर क्या हो जाता था, ग्रीन हो जाता था। यहां पर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसकी भी सारी रिएक्शंस याद कैसे करनी है, वर्ड वही है, फ्यूजन। ठीक, फेरस को फेरिक में, SO2 को सल्फेट में, स्टैनस को स्टैनिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, H2S को सल्फर में, आयोडाइड को आयोडीन में, ऑक्सालेट को CO2 में। ऑक्सालेट होता है C2O4 2 नेगेटिव। नाइट्राइट को नाइट्रेट। मान लो कोई कहता है नहीं सर मुझे तो रिएक्शन लिख के दिखाओ, आप बताओ किसके साथ लिख के दिखाएं, स्टैनस के साथ लिख के दिखा दें। देखो भाई, ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट, मीडियम कौन सा है, एसिडिक, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रहा Mn2 पॉजिटिव आयन में, साथ में H2O। स्टैनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्टैनिक में। खत्म हो गई रिएक्शन, लिख ली। कोई कहे नहीं सर मुझे रिएक्शन आप लिख के दिखाओ ऑक्सालेट के साथ, लो भाई, पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम में ऑक्सालेट आयन के साथ किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, CO2 में। खत्म, ठीक, रिएक्शन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं जी, रिएक्शन विद एल्कलीज। ठीक है, बेसिक मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे मीडियम बेसिक हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो। ठीक है, तीनों में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल, वीकली बेसिक या स्ट्रांगली बेसिक में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बट हम लोग बात करने जा रहे हैं चाहे न्यूट्रल मीडियम लिखा हो या वीकली बेसिक लिखा हो, या पेपर में बेसिक लिखा हो, न्यूट्रल लिखा हो, वीकली बेसिक लिखा हो, बेसिक लिखा हो, रिएक्शन यही होगी। क्या, KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, MnO2 में, KOH, और साथ में क्या निकलेगा, वही नेसेंट ऑक्सीजन। वही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरी चीजों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। यहां पर एन फैक्टर कितना है, +7 से +4 में जा रहा है। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले Mn के एटम्स कितने हैं यहां पर एक मॉलिक्यूल में, 1, 7 से किस में जा रहा है, 4 में, कितना आ गया, 3। ये एन फैक्टर कौन से मीडियम में आया, न्यूट्रल या वीकली बेसिक में। सर ऐसे ही एसिडिक में भी बताओ, ये लो, ये +7 से +2 में जा रहा है। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले Mn के एटम्स कितने हैं यहां पे, 1, 7 से किस में जा रहा है, 2, 7 - 2 दैट इज 5। तो एन फैक्टर 5 आएगा KMnO4 का, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब देख लो, न्यूट्रल या वीकली बेसिक में ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है। ये आयोडाइड को आयोडीन में करता था एसिडिक मीडियम में, ये आयोडाइड को आयोडेट में करेगा किसमें, या तो वीकली बेसिक या बेसिक या न्यूट्रल। ठीक, इथाइलिन को इथीन कह सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल में। सर ये तो 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। रिएक्शन विद कोल्ड एल्कालाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, H2S को सल्फर में, MnSO4 को MnO2 में, और सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सर आपने स्ट्रांगली बेसिक में नहीं बताया, लो भाई स्ट्रांगली बेसिक में ही बता देते हैं। वैसे पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है स्ट्रांगली बेसिक में। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, +7 से +6 में जा रहा है। एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 mod 7 - 6 7 - 6 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना है, बेसिक में कितना है, और स्ट्रांगली बेसिक में कितना है। पेपर में अगर बेसिक लिखा हुआ आया तो उसका मतलब वही है, न्यूट्रल वाला, वीकली बेसिक वाला या बेसिक वाला। ठीक है, उसका मतलब स्ट्रांगली बेसिक नहीं है। पेपर में स्ट्रांगली बेसिक लिखा आएगा तब KMnO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 1।
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हेन न्यूट्रल या फेंटली, फेंटली का मतलब होता है वीकली बेसिक KMnO4 है, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी अभी तो बताया, ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है, अगर मीडियम कौन सा हो, वीकली बेसिक। कौन है, कहां पे, ये रहा आयोडेट। कब आया, नी 2019 में। स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट आयंस यहां पर कर लेते हैं MnO4 नेगेटिव, दैट इज पर मैंगनेट आयन। एक ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी तीनों क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। फिर वही टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और भी कुछ बोलना है इसमें, हाँ, ऑल MnO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। ऐसे ही आप मैंगनेट की भी बना सकते हो, MnO4 2 नेगेटिव। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात इसके बारे में करनी है। सबसे पहले बात करेंगे लेंथेनॉइड्स के बारे में। दो ही तरह के एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने हैं आपको, एक जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में जा रहा है, दूसरे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में जा रहा है। 4f सबशेल में जा रहा है लेंथेनॉइड्स, 5f सबशेल में जा रहा है एक्टेनॉइड्स। सबसे पहले बात करते हैं लेंथेनॉइड्स के बारे में, ठीक है। लेंथेनॉइड्स याद जरूर करने हैं जी आपको, कोई ना कोई निमोनिक आपने बना रखा होगा, वेल एंड गुड, नहीं बना रखा है तो मैं बता देता हूं, बट याद जरूर करने हैं। दैट इज लाला। बुक्स में ऐसे बहुत सारे निमोनिक दे रखे हैं, तो मैंने भी बुक्स में से किसी में से देखा, लाला, सैर, पर, निकल, पड़े, सम, यूरोप की गाड़ियां, तब, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, तब दौड़ी होंगी। एक तुम यामा ले जाओ, ठीक है। आप इसको, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आप आराम से लिख सकें, ठीक है। एंड लेट मी हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या लिख लिया सबने? जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे, आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, पहले 54 इलेक्ट्रॉन्स ज़ेनॉन में, ठीक मान गए। उसके बाद आप रखेंगे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 54 यहां आ गए, यहां पर 2 आ गए, कितने हो गए 56। फिर
या तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या जीरो आएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले 54 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद 6s में, या तो 5d में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या जीरो आएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में जितने भी बच गए हैं वो 4f में। ठीक है सर, एक आध कोई एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ यहां पे आएगी, प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर आएगी। ये सर कहां पर 5d में 0 रखना है, कहां पर 5d में 1 रखना है, ये हमने यहां पर लिखा हुआ है। 5d 1 किस में होगा? एक तो लैंथेनम में, सीरियम में, गैडोलिनियम में और ल्यूटिटियम में, दैट्स इट। बाकी सब में 5d 0, बाकी सब में 5d 0। करके देख ले, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दिस इज 57, क्या हो रहा है यार? अरे आई एम सॉरी, दिस इज 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक, कोई सा भी इसमें से बीच में से पकड़ लेते हैं। लाइक ये वाला गैडोलिनियम कितना है? मुझे तो पता है बट मैं आपके लिए काउंट कर रहा हूं। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ठीक है सर, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं। गैडोलिनियम है 64। सबसे पहले क्या बोला? 54 तक तो यहां पे आ गए, 2 इसमें चले गए, 56। बचे कितने? 8 है ना। टोटल 64 भरने हैं, 56 भर दिए। क्या ये 5d 1 वाला है कि 5d 0 वाला है? सर ये 5d 1 वाला है, तो यहां पर 5d 1। बचे कितने रह गए? 7। वो सारे 4f में डाल दो। लो भाई लिख लिया। मान लो ये 5d 0 वाला होता तो ये कुछ भी ना आता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 4f में चले जाते। वो भी एक एग्जांपल कर लेते हैं सर, जैसे ये कर लेते, pm कर लेते। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है चेक कर लो चाहे पीछे से। 57, 58, 59, 60, 61। 61। क्या ज़ेनॉन यहां पे लिख लिया? 54 हो गए, 56 हो गए, कितने बच गए? 5। 5d 0, यानी कि लिखने की जरूरत ही नहीं है। कितने बच गए? 5, 5 के 5, 4f, 5 में 56 और 5 61 हो गए। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप किसी भी लेंथेनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट 2016 में। आप तो एक तो यूरोपियम का लिखना है, गैडोलिनियम का लिखना है और इसका टीबी का लिखना है। ठीक है, क्या आपको पता है 5d 1 वाला, 5d 1 वाले कौन सा था? एक तो लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटिटियम। ठीक, क्या इनमें से कोई 5d 1 वाला है? हाँ सर है, ये रहा गैडोलिनियम। तो इसमें 5d 1 आएगा, बाकी किसी में 5d 1 आएगा ही नहीं। चेक कर ले, शायद इसी से आंसर आ जाए। इसने तो यूरोपियम में 5d 1 दे रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसने फिर दोबारा यूरोपियम में 5d 1 दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को देखें, यूरोपियम में तो 5d 1 नहीं है, बट गैडोलिनियम में भी 5d 1 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर यही होगा, बट चेक कर लेते हैं। ये रहा, यूरोपियम में 5d 1 नहीं है, गैडोलिनियम में है, पर फिर वही इसमें टर्बियम में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ए। पूरी लिखने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आपको याद होता 5d 1 वाले कौन कौन से हैं तो, नहीं तो पूरा लिखना पड़ता, टाइम ज्यादा वेस्ट होता। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनॉइड्स? ये आज हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में लिखवा दिया था। क्या कि +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो कहां गया? नेक्स्ट, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, यस, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फिर वही दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं। 5d 1 किस में होगा? गैडोलिनियम में। चेक कर लेते हैं, 5d 1 कहीं पे नजर आ रहा है, वही वाला आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप चीजों को करने के आसान तरीके भी हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बात करेंगे, ऑलरेडी आज हम डिस्कस कर चुके हैं।
कर लिया ना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस, वही कि जब आप लैंथेनॉइड्स में भी जाते हैं लेफ्ट टू राइट उनका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, ठीक है। कारण आपको पता ही है, वही 4f वाला वीक शील्डिंग इफेक्ट। उसके इंपैक्ट क्या क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया था। 4d 5d का साइज सेम हो जाता है, 4d और 5d के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। 5d एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 73 से लेके 82 तक का आयनाइजेशन एनर्जी अपने ऊपर वाले से क्या हो जाती है, ज्यादा। ये आज डिस्कस किया है हम लोगों ने, वही लिखा हुआ है सिमिलरिटी इन द साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4d एंड 5d। आयनाइजेशन एनर्जी 5d की ज्यादा हो जाएगी 4d से, एंड डिक्रीज इन बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। समझाता हूं, लैंथेनॉइड्स में ये लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लेके लास्ट में आएगा ल्यूटिडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपको पता है इधर से इधर जाने पर लैंथेनॉइड्स में साइज डिक्रीज हो रहा है? यस सर, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा आपको पता है ये फिर Lu3 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव आयन जो है वो कम रिलीज करेगा। कम रिलीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो चुका है वैसे ऑलमोस्ट चैप्टर। ये रहा एक्टेनॉइड सीरीज, सिर्फ नाम याद करने हैं हम लोगों को। दैट इज एक था पापा, उसके 90, दैट इज 90 बोल सकते हो, पुत्र अमेरिका में। देख रहे हो फैमिली प्लानिंग के नाम पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अमेरिका में काम बिस्कुट का करते थे, बिस्कुट का करते थे। इस फैमिली में 9 बोल सकते हो लड़कियां थी, है ना। सो ही वॉज बेसिकली 1 शॉट ऑफ ए सेंचुरी, ठीक है। तो ठीक है जी, बस ये याद करना था एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं। एक्टेनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स का एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है उसके बारे में ख्याल करिएगा, वो ये कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करते हैं, एक्टेनॉइड्स बहुत ज्यादा करते हैं। डी ब्लॉक वाले भी बहुत ज्यादा करते थे। क्या रीजन था, NS और N-1D में एनर्जी डिफरेंस कम होता था। सिमिलरली एक्टेनॉइड्स वाले भी बहुत ज्यादा करेंगे। एक्टेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल में जाएगा, लैंथेनॉइड्स में किसमें गया था, 4f में। F ब्लॉक एलिमेंट्स की एक और डेफिनेशन होती है क्या, कि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट शेल में जाता है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट शेल में जाता था, ठीक है। एक्टेनॉइड्स भी बहुत ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो डी ब्लॉक वालों का रीजन था वही एक्टेनॉइड्स का रीजन है। एक्टेनॉइड्स में भी 7s क्या बोलेंगे 7s 6d और 5f, इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। बस यही लाइन है, एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा, खत्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीजन फॉर ग्रेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टेनॉइड्स। क्या बोला है अभी अभी, 5f 6d और 7s, इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो इस कारण इन सब के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। ये रहा इसका रीजन। मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। हाँ, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। लैंथेनॉइड्स लिखा हुआ है, कार्बन के साथ लैंथेनम कार्बाइड बनाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लैंथेनॉइड्स की बात हो रही है। हैलोजन के साथ हैलाइड बनाएगा, एसिड के साथ H2 रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएगा। सर ये बातें तो सिंपल हैं। मेटल को नाइट्रोजन के साथ करो नाइट्राइड बनाता है, कार्बन के साथ करो कार्बाइड बनाता है, वाटर के साथ करो हाइड्रोक्साइड बनाता है। वही सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। एलन का मतलब क्या है, लैंथेनॉइड्स। कुछ डिफरेंसेस हैं लैंथेनॉइड्स में और एक्टेनॉइड्स में। लैंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बहुत कम जगह पर ये +2 +4 शो करता है जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए, स्टेबल, ठीक।
एक्टेनॉइड्स अभी अभी बताया बहुत सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लैंथेनॉइड्स के आयंस कलरलेस होते हैं, एक्टेनॉइड्स कलर्ड होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं एक्टेनॉइड्स। रेडियो एक्टिव भी होते हैं, पता है आपको। लैंथेनॉइड्स में तो सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव था, दैट इज प्रोमीथियम। ये ऑक्सोकेटायन नहीं बनाते हैं, एक्टेनॉइड्स बनाते हैं। इनके कंपाउंड लेस बेसिक होते हैं, इनके कंपाउंड बेसिक होते हैं। यहां पर सिर्फ बोल ही दिया अभी अभी, प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सारे रेडियो एक्टिव नहीं है, और ये रेडियो एक्टिव हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजीली एक्सप्लेन की जा सकती हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजीली एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। पॉइंट्स हैं, याद करने हैं, और कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। इसी के साथ थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, मेक श्योर करिएगा आप इसकी प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।